बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर अगले इसमें आती फोकास और ये लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहला क्वेश्चन वर्क से रिलेटेड है एंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन इज वर्क डन बाय अ फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज options are 100 degree, 135 degree, 180 degree and finally all of these. Now आप जानते हैं कि वर्क जो है it's a scalar product between force and displacement vectors and it can also be written as FD cos theta. Now cos theta अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो से कम आए, मतलब नेगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि वर्क नेगेटिव होगा। अब आप अगर कॉस थीटा का ग्राफ देखें तो इसमें आपको पता चल जाता है कि जब एंगल ज़ीरो होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1 होती है। और ये कॉस थीटा इस साइड पे अगर मैं ड्रा कर लूँ और ये जो है एंगल की वैल्यूज़ लिख लूँ डिग्रीज़ में, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री लिख लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेता हूँ और फिर आगे जाकर 270 है और यहाँ पर कोई 360 होगा। इस तरह ये एंगल्स हैं। सो अगर कॉस थीटा का ग्राफ देखा जाए तो कास 0 पे आपको 1 देता है, जबकि कास की 90 पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। लेकिन 90 से आगे जितने भी आप वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं उसके लिए वैल्यू नेगेटिव होगी और सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये होगा यानी -1 ज़्यादा से ज़्यादा ये नेगेटिव में हो सकता है, तो ये होगा 180 पे यहाँ। तो ये ग्राफ कुछ यूँ होगा। अब अगर उससे भी एंगल्स आप ज़्यादा कर लें, चेंज करते हैं, तो 270 पे फिर ये 0 हो जाता है और यूँ ये ग्राफ आगे जाता है। लेकिन चूँकि लेक्चर के दौरान भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो है अमूमन वो वाला एंगल लेते हैं जो 180 से स्मॉल वाला होता है, तो 180 ज़्यादा से ज़्यादा एंगल उनके दरमियान हो सकता है। तो अगर तो 100 है तो 100 इस रीजन में आता है, तो इसके लिए भी आप देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। फिर अगर 135 है तो उसके लिए भी cos थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो 90 और 180 के दरमियान जितने भी हैं उन सब के लिए वर्क जो है नेगेटिव होता है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ द गिवन एंगल्स जो है ये नेगेटिव वर्क के मुतालिक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं अ रबर एंड अ लेड बुलेट्स बोथ हैव सेम मोमेंटम इफ बोथ हैव सेम साइज विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। नाउ एक लेड का बुलेट है और एक रबर का बुलेट है और साइज दोनों के सेम है। फॉर एग्जांपल ये वो बुलेट है, ये एक बुलेट है, ये दूसरा, दोनों सेम साइज़ के हैं। तो अगर हम इनकी काइनेटिक एनर्जीज की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है p² डिवाइडेड बाई 2m। मैं जनरली फार्मूला लिख रहा हूँ। अब अगर तो दोनों का साइज़ भी सेम है और दोनों की का मोमेंटम भी सेम है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट p1² बाई 2m1 होगा और दूसरे के लिए p2² डिवाइडेड बाई 2m2 होगा। अब चूँकि मोमेंटम दोनों का सेम है तो इसको दोनों को मैं p² लिख सकता हूँ। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू मास। और इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा है ये जाहिर है लेड का। अगर बुलेट है, ये लेड है और ये नीचे रबर है,
तो अगर लेड का बुलेट और रबर का बुलेट सेम साइज़ के हैं तो इसका मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका मास ज़्यादा। तो लेड की डेंसिटी रबर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए लेड भारी होगा, रबर हल्का होगा। इसलिए जो हल्का है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रबर is greater than kinetic energy of lead. That is the correct answer. And then we move to next question. Question number 3 को अगर आप देखें, इसमें कहते हैं kinetic energy of an object is decreased by 36%. What is the percent decrease in momentum? So momentum और kinetic energy के दरमियान ये relation हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, p² divided by 2m, बट दिस टाइम p के लिए इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, तो इट इज़ 2m टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी। नाउ p इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2m k। ये इस तरह का रिलेशन है कि p जो है रिलेटेड है स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था, बल्कि इस पे मैंने अलग से एक लेक्चर किया था कि किस तरह परसेंट चेंजेस फाइंड करते हैं। ऐसी सूरत में हम ये वाला शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, परसेंट चेंज इन मोमेंटम दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट बना लें 1। चूँकि डिक्रीज़ आई है, यहाँ पर डिक्रीज़ है, तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूँगा। कितनी डिक्रीज़ है? 36% है, तो 36 डिवाइडेड बाई 100 लिखूँगा। ये उसमें डिक्रीज़ आई है। फिर इससे जो कुछ भी आएगा उसको उससे मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्या करूँगा? 1 उससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, और फिर मेरे पास जो कुछ भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास परसेंट चेंज होगा। अगर तो इसमें ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आंसर आएगा, लेकिन इस नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये होगा कि मोमेंटम के अंदर डिक्रीज़ आई है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें। 1 जो है, चूँकि ये 36/100 है, तो 1 को मैं 100/100 लिख लेता हूँ, और इससे मैं 36/100 सब्ट्रैक्ट करूँगा। और ये जो है 1 है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसे मैं बाद में 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा, और इन सब कुछ को फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है जी 64 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 से 36 सब्ट्रैक्ट कर लें 64 आता है, और इसको -1 में लिखूँगा, और 100 मल्टीप्लाइड होगा। इससे आ जाता है 8/10। अगर आप इसका स्क्वायर रूट ओपन कर लें तो 8 डिवाइडेड बाई 10 -1। 1 को आप 10/10 लिख सकते हैं, तो ये 10/10 हो जाएगा, और इन सब को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 20%। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करेगा कि आपके पास जो चेंज आई है वो डिक्रीज़ है। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर 36% डिक्रीज़ आए तो इसकी वजह से मोमेंटम जो है 20% डिक्रीज़ हो जाएगा। ये अगर इंक्रीज़ आई होती तो फिर आप यहाँ पर प्लस साइन पुट करते इस स्क्वायर रूट के अंदर। ये सिर्फ एक चेंज करना है। तो अगर तो कहीं पर कोई इस तरह का भी क्वेश्चन सामने आए तब भी ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। सो 20% इज़ द डिक्रीज इन द मोमेंटम corresponding to the 36% decrease in kinetic energy. And then we move to question number 4. A child is swinging a swing such that his minimum and maximum heights from the ground are 0.75 meters and 2.5 meters respectively. What is his maximum speed? Now it is related to work energy principle and to conservation of energy. आप यहाँ पे अगर देखें, उसने 2 डिफरेंट हाइट्स बताई हैं। एक हाइट ज़मीन से जो है 2 मीटर ऊपर है, ये हाइट है, और दूसरा जो है वो 0.75 मीटर है, ये 0.75 मीटर्स। ठीक, 2 डिफरेंट हाइट्स।
तो इस हाइट से वो बच्चा जो झूला झूल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इस हाइट पे जा सकता है, इसको मैं हाइट ए कह देता हूँ, पॉइंट ए कह देता हूँ, और फिर वो इस हाइट पे आता है, पॉइंट बी पे आता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को चेंज हो रही होती है। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि ये ए पे था किसी लम्हे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है एट ए जो थी इतनी है, दैट इज़ एम जी capital H. This total height is capital H. And then when he was at B, or you may call it HA, ताकि आपको याद रहे। एंड दूसरी जो हाइट है पोटेंशियल एनर्जी एट बी जो है दैट वुड बी एम जी एच बी। नाउ उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ए पे जो थी, काइनेटिक एनर्जी एट ए दैट इज़ 0, एंड देन काइनेटिक एनर्जी एट बी इज़ अननोन। तो पहले हम बी के ऊपर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी से फिर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप देखते जाएं इसमें अगर मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो फिर मैं ये लिख सकता हूं कि एम जी, अब लास्ट में मैंने बताया था इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो एच ए माइनस एच बी लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे के बी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ एम वी बी स्क्वायर। हाफ एम वी ए स्क्वायर या के ए वो ज़ीरो है, इनिशियली ज़ीरो था, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। एम दोनों साइड पे है, इससे जान छुड़ाएं और इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2g एच ए माइनस एच बी। और अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, g 10 है और एच ए और एच बी दोनों गिवन है, v इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, एच ए दैट इज़ 2 मैक्सिमम हाइट, और एच बी दैट इज़ 0.75। सो 2 माइनस 0.75 इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, और यहाँ से आ जाता है 1 मल्टीप्लाइड 1.25 ये आ जाता है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आ जाता है राउंड अबाउट 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट चाइल्ड ड्यूरिंग द स्विंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो उसमें कहते हैं कि द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 1 मिनट इज़। नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर। नाउ पावर का आपको फार्मूला मालूम है, पावर इज़ इक्वल टू एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। नाउ रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें मास चाहिए, सो फॉर दैट वी गेट m इक्वल्स p टाइम्स t, टाइम ऊपर चला जाएगा और जी एच उसके नीचे आएगा जी एच। नाउ पावर इज़ गिवन दैट इज़ व्हाट, power is 2 kilowatt, so 2 multiplied with 1000 किलो के लिए, and time is given is 60 seconds because 1 minute है तो ये 60 सेकेंड है। डिनोमिनेटर में g है दैट इज़ 10 और हाइट भी 10 है, तो ये ज़ीरोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा 1200 किलोग्राम। और आप जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी जो है वो 1000 है, तो इसलिए मास लें या वॉल्यूम लें दोनों सेम आएगा, तो इसलिए 1200 किलोग्राम लें, या अगर वॉल्यूम में कहा जाए तो ये हो जाएगा जी 100 लीटर्स। तो अगर आंसर लीटर्स में है जैसे कि शायद यहाँ पे लिखा भी है, अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर लिखा है तो फिर ठीक है, आप किलोग्राम्स में लें या
लीटर्स में लें, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरह गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स एंड स्पीड 250 मीटर पर सेकेंड एज इट पेनेट्रेट्स 12 सेंटीमीटर इन अ टारगेट। कोई बुलेट है किसी टारगेट के अंदर पेनेट्रेट होती है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी सूरत में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो आप उसे Fx लिख लें और इस साइड पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो इनिशियली हाफ mv² थी, फाइनली वो रेस्ट पे आ गई है, सो हाफ mv²। एंड रीअरेंज करने से तो F के लिए जो फार्मूला है, हमें चूँकि F चाहिए तो F के लिए फार्मूला हो जाएगा हाफ x mv²। और अगर आप वैल्यूज़ पुट कर लें तो 1/2 x जो है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर है इसलिए। एंड m जो है ग्राम्स में गिवन है 20, तो 20 के नीचे 1000 लिखूँगा। और वेलोसिटी चूँकि 250 है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर मैं 250 को 2 दफ़ा लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं। 5.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स ये फोर्स की वैल्यू आ जाती है टू स्टॉप दैट बुलेट। नाउ इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पामान।